क्लास आज यहीं पे रखना, उसको नीचे जो नए बैच शुरू हो गए उनको कहना वो नीचे करवाएंगे, लॉन्ग बैच। आज भी नहीं था। वो वहाँ पे हो जाएगा। कोई और रूम पता नहीं क्यों खाली एक बोल बजे तक तो करेंगे। है। 1 बजे तक तो ये होगी ये वाली। हाँ, नहीं 12 बजे है ना वो क्लास में, फिर सवा बारह बारह, बजे सवा 12 बजे वो उधर चले जाते, ये खत्म होने की सवा 12। कोशिश कीजिए कॉल। अल्लाह करे, कोशिश तो यही है। नहीं मेरा अच्छी अरबियन चल रही थी, चैप्टर 6 तक हमारे हो गए थे कंप्लीट। चैप्टर 7 आज जरा थोड़ी सी सही वाली मैराथन चलानी है, ताकि हमारे ये आखिरी 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएं। बेसिक वाली चीजें शुरू में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाद में तो बता नहीं बेटा। हमने ये डिस्कस कर लिया कि कंपनी बनाने वाली कंपनी बनाते हैं, और कंपनी बनाकर जिस दिन वक्त कंपनी बन जाती है, कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है, और इस इंसान की मैनेजमेंट और कंट्रोल में बच्चे वो डायरेक्टर्स के सपुर्द कर दी जाती है। ये डायरेक्टर अब ये कंपनी चलाएंगे। कल हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये डायरेक्टर अपना एक सबॉर्डिनेट अपॉइंट करते हैं जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो इनके बिहाफ पे इनकी पावर इस्तेमाल करते हुए कंपनी चलाता है, और एक अपना बड़ा भी अपॉइंट करते हैं जिसको हम चेयरमैन कहते हैं बोर्ड का। उसके बाद अब मेरे बच्चे देखें, हमने ये भी पढ़ लिया कि डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। डायरेक्टर्स की मीटिंग जैसे हमने डिस्कस किया था, हर पब्लिक कंपनी लाजमी क्वार्टरली उसके डायरेक्टर इकट्ठे होंगे, और इसके कोरम की भी बातें हमने कर ली, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी पास हो सकती है, इस तरह की बातें भी कर ली। तो डायरेक्टर्स के बारे में जो बातें भी थी वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम सारी डिस्कस करके आ गए। कंपनी चलाने वालों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब कंपनी बनाने वालों के बारे में भी हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, कि कंपनी बनाने वालों की भी मेरे बच्चे मीटिंग्स होती हैं। इनकी मीटिंग्स को हम जनरल मीटिंग कहते हैं। मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहेंगे। जनरल मीटिंग उन मेंबर्स की मीटिंग होती है जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स होते हैं। अगर हम मीटिंग की बात करें कंपनी के लिहाज से, तो डायरेक्टर्स की मीटिंग भी है और मेंबर्स की मीटिंग भी है। डायरेक्टर्स की मीटिंग दो तरह की थी, दो कैटेगरी थी उसकी, एक बोर्ड मीटिंग और एक उसकी कमेटी मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में पूरा बोर्ड उसमें बैठता है, लेकिन कमेटी मीटिंग में सिर्फ जो रेलिवेंट कमेटी के मेंबर्स होते हैं वही बैठते हैं। इसी तरह मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स की भी दो कैटेगरीज की मीटिंग होती है। एक मेरे बच्चे हमारी क्लास मीटिंग होगी, और एक जनरल मीटिंग होगी। क्लास मीटिंग में कौन से मेंबर बैठेंगे? उसमें वो मेंबर बैठेंगे जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स नहीं होते, यानी कि एक खास क्लास के, चाहे लाजमी नहीं कि वोटिंग राइट वाला मामला ही हो। बात का ऑर्डिनरी शेयर्स की भी हमने कई क्लासेस बनाई होती है, उसकी हो सकता है रेलिवेंट क्लास की सिर्फ मीटिंग हो। तो क्लास मीटिंग में क्लास मीटिंग चल रही होती है जिसमें जो सिर्फ स्पेसिफिक क्लास, जबकि जनरल मीटिंग में हर वो मेंबर बैठता है जिसके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स हों, चाहे कोई किसी तरह की, चाहे वो डिफरेंट क्लासेस के हों, जिसके पास भी वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं वो मेरे से जनरल मीटिंग में बैठेगा। और जनरल मीटिंग की आगे मजीद 3 तरह की टाइप्स होती हैं। इसमें एजीएम भी है, स्टैच्यू मीटिंग भी है, और ईजीएम भी है। तो स्टैच्यू मीटिंग, एजीएम और ईजीएम, ये 3 तरह की मीटिंग्स को जनरल मीटिंग कहते हैं। कहीं पर भी हमारे सिलेबस के अंदर लफ्ज जनरल मीटिंग लिखा है तो इससे मुराद हमेशा या तो स्टैच्यू मीटिंग होगा, या एजीएम होगा, या ईजीएम, यानी कि ये तीनों कवर होंगी जब भी लफ्ज जनरल मीटिंग बोला जाएगा। इसमें वैसे जो सबसे पहले स्टैच्यू मीटिंग की हम डिस्कस करेंगे अभी, ये हर कंपनी ने नहीं करवानी होती, कि चंद एक कंपनियां करवाती हैं, जैसे पब्लिक कंपनी करवाया करेगी, और वो भी जिंदगी में सिर्फ एक दफा ये मीटिंग हुआ करेगी, उसके बाद नहीं होगी। तो उसके बाद मेरे बच्चे एजीएम ये हर कंपनी करवाएगी, और ये हर साल होती है और हर कंपनी करवाएगी। और तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये भी हर कंपनी करवा सकती है, और जब जरूरत हो ये उस वक्त मीटिंग होती है। तो ये 3 तरह की मीटिंग्स हैं, स्टैच्यू मीटिंग, एजीएम और ईजीएम। ले बेटा, ये यही अभी हमने सारा डिस्कस किया है इसके अंदर, जो ऊपर डिस्कशन की है कि किस किस तरह की हमारी मीटिंग्स हैं। बेटा सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं स्टैच्यू मीटिंग की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, स्टैट्यूटरी कहते हैं कानूनी को। तो ये एक ऐसी मीटिंग जो कानूनी तौर पे आप करवा रहे हो, जिसको कानून कह रहा हो कि आप ये मीटिंग लाजमी करवाएं। ये मीटिंग क्यों करवाई जाती है? क्योंकि अक्सर जो पब्लिक कंपनियां होती हैं बच्चे, इसमें बड़ी मकदार में, जो बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब पब्लिक कंपनी इन्वेस्टमेंट तो लोगों से पकड़ लेती है, लेकिन लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई खैर खबर नहीं देती। लोग परेशान रहते हैं कि हमने पैसा तो लगा दिया किसी कंपनी में, अब पता नहीं कहाँ पे उसका ऑफिस है, कहाँ पे उसकी कोई फैक्ट्री लगी होगी, क्या क्या कैसे क्या चल रहा होगा, कैसे वो पैसे इकट्ठे कर रही होगी, किन लोगों को कंपनी चलाने के लिए अपॉइंट किया होगा। लोगों को नहीं पता होता कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे और बता, वो जाहिर बात है, आप सोच रहे होंगे सर कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ जब कंपनी की फर्स्ट एजीएम होगी? जब कंपनी की फर्स्ट एजीएम होगी तो उस एजीएम में जाके बता देंगे? नहीं, वो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे कंपनी की फर्स्ट एजीएम इन कॉर्पोरेशन के 16 महीने में होती है। 16 महीने बहुत टाइम होता है। कानून कहता है कि 16 महीने की बजाय जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो, इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने के अंदर अंदर, 9 महीनों के अंदर अंदर लाजमी तौर पे मेंबर्स को कोई खैर खबर दे, उनको बताए कंपनी के मामला के बारे में। तो कानून ने कह दिया कि हर कंपनी, लेकिन वो पब्लिक कंपनी हो, वो इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने मैक्सिमम है, अभी हम टाइम ड्यूरेशन देखेंगे उसकी, ये कब मीटिंग करवानी होती है, तो लाजमी एक मीटिंग रखेंगे, उसका नाम है स्टैच्यू मीटिंग। ये स्टैच्यू मीटिंग इसलिए कह रहे हैं कि इसको कानून कह रहा है कि आपने लाजमी करवानी है।
तो हर पब्लिक कंपनी करवाएगी जिसके पास शेयर कैपिटल हो। इसका मतलब कि अगर पब्लिक कंपनी जो गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसको ये मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल उसने लाजमी तौर पे मेरे बच्चे एक मीटिंग करवाएगी जिसका नाम होगा स्ट्रेटजी मीटिंग। और अज्यूम कर लो कि यहाँ पे ये कुछ ऐसी कंपनियां भी बता रखी हैं जिनको मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत दफा आई कि आपने पूछा हुआ कि वो पब्लिक कंपनी बता दें जिसको स्ट्रेटजी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तीन तरह की कंपनियां हैं जिनको स्ट्रेटजी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे पहला पॉइंट ही कि अगर कोई पब्लिक कंपनी हो लेकिन उसमें शेयर कैपिटल ना हो, यानी कि गारंटी लिमिटेड हो सादा अल्फाज में, उसको मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा मेरे बच्चे, अगर एक कंपनी जिस टाइम ड्यूरेशन में आपने स्ट्रेटजी मीटिंग करवानी है उसी टाइम में, मान लो कि एजीएम होती है 16 महीने के अंदर अंदर, लेकिन अगर आप एजीएम जो 16 महीनों में होनी होती है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों में जब मर्जी करवा लें एजीएम, अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में करवा दें जिस टाइम ड्यूरेशन में स्ट्रेचिंग मीटिंग होनी हो, तो फिर आपको स्ट्रेचिंग मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेन मकसद यहाँ पे मेंबर्स को इकट्ठे करके उनको जरा कंपनी के हाल अहवाल बताना है, चाहे वो एजीएम में बता दें चाहे वो स्ट्रेचिंग मीटिंग ही कर दें। तो कौन कौन सी कंपनी जिन्होंने नहीं करवानी मीटिंग, एक तो गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दूसरा जो उस टाइम ड्यूरेशन में जिस टाइम में स्ट्रेचिंग मीटिंग हो उसमें एजीएम करवा दे, और तीसरे नंबर पे मेरे अच्छे अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के बाद, यानी कि प्राइवेट कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेशन के साल के बाद पब्लिक में कन्वर्ट होती है। अब ये है तो पब्लिक कंपनी, लेकिन इसको स्ट्रेचिंग मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में पूछेगा वो पब्लिक कंपनी बताएं जिसको स्ट्रेचिंग मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। तो तीन तरह की पब्लिक कंपनी है जिनको स्ट्रेचिंग मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब ये बड़ा है कि स्ट्रेचिंग मीटिंग होगी कब, स्ट्रेचिंग मीटिंग होगी कब, इसको देखिएगा मेरे बच्चों। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने के अंदर लाजमी तौर पे स्ट्रेचिंग मीटिंग करवानी है। लेकिन 9 महीनों के साथ साथ एक और टाइम ड्यूरेशन भी रख दिया, याद करें, ये स्ट्रेचिंग मीटिंग करवानी होती है पब्लिक कंपनी ने। और पब्लिक कंपनी का हम आगे डिस्कस करके आगे हैं पहले कि उसने एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना होता, तो सीसीबी लेगी कंपनी। तो अब उन्होंने कह दिया कि इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने, और जिस दिन ये, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, इसको सीसीबी मिलेगा, सीसीबी मिलने के 180 डेज विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों तारीखों में से जो पहले तारीख आएगी उस तारीख के लिहाज से आप स्ट्रेचिंग मीटिंग करवाएंगे। यानी कि इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने आप पहले टाइम प्लॉट करेंगे, उसके बाद जब सीसीबी मिलेगा उसके आपने 180 दिन प्लॉट करने हैं। इन दोनों में से जो पहले तारीख आएगी, जैसे ज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कोई भी, हम लाइनों के लिहाज से लिख रहे हैं, यहाँ पे 9 महीने पहले आ रहे हैं और शायद 180 डेज वो बाद में जा रहे हैं, तो 9 महीनों के लिहाज से स्ट्रेचिंग मीटिंग करवा देंगे। अगर ज्यूम कर लो कि थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता कि जो सीसीबी के 180 डेज वो पहले आ जाते, तो हम सीसीबी के 180 डेज के लिहाज से मीटिंग करवा देते। फिर हमने डिस्कस किया था कि वैसे भी सीसीबी के 180 डेज अगर सादा अल्फाज में देखा जाए तो शायद ये 6 महीने बनते हैं और इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने। तो एक सादा सा हमने एक थंब रूल रखा था, अगर इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने के अंदर अंदर आपको सीसीबी मिल जाए, तो सीसीबी के 180 डेज हमेशा पहले आएंगे और इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने बाद में आएंगे। तो इस लिहाज से भी आपको चाह के देखते ही आपको पता चल जाए कि सीसीबी के लिहाज से सच मीटिंग होनी है या इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से होनी है। देखो बेटा, ये जब भी हम सेशन मीटिंग करवाने जाएंगे डेफिनेटली उसका नोटिस भी जाएगा कि 21 दिन पहले नोटिस भेजा करेंगे। अब ये जो नोटिस आएगा ना, इसमें खास बात ये होगी, जैसे वो डायरेक्टर्स के इलेक्शन का नोटिस आता था, उसमें खास बात होती थी इलेक्शन के लिहाज से कि ये लोग रिटायर हो रहे हैं और इतनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन होगा। ये जब स्टैच्यू मीटिंग का नोटिस आएगा तो इसमें भी डेफिनेटली एक खास चीज होगी, वो होगी इसके साथ एक स्टैच्यू रिपोर्ट भी लगी होगी। 21 दिन पहले हम एक नोटिस भेज देंगे, उसमें स्टैच्यू रिपोर्ट लगी होगी। अब अगली बात जो आई कैप पूछता है सर, वो ये पूछता है कि स्टैच्यू रिपोर्ट के कॉन्टेंट्स बता दें कि स्टैच्यू रिपोर्ट में होगा क्या। देखें, हम ये देख रहे थे कि पब्लिक कंपनी है, बड़े सारे मेंबर्स हैं, अगर मीटिंग हमने करवाई तो बड़ी सारी दुनिया उठ के आ जाएगी और जाहिर बात है उस मीटिंग को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक और वो होती है, सहूलत होती है कंपनी के लिए कि वो कंपनी के हाल अहवाल वो लिख कर एक रिपोर्ट की शक्ल में मेंबर्स के घरों में भेज दें, तो बड़े सारे मेंबर्स को फिर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो हाल अहवाल जो जिस रिपोर्ट में लिखकर हम मेंबर्स के घरों में भेजते हैं नोटिस के साथ, उसको हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जो लिखेंगे वो हमारी मर्जी का नहीं होगा, बल्कि वो भी कानून ने बता रखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है। यानी कि स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर ये स्टैट्यूटरी कानूनी मीटिंग है और कानूनी ये रिपोर्ट, कानून की कही हुई ये रिपोर्ट उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा मेरे बच्चे, वो सारे वो ही काम की बातें जो हम मेंबर्स को जो पूछना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं। एक तो बताएं कि अभी तक कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं और जो शेयर्स अलॉट हुए हैं उतने कितने कैश में अलॉट हुए हैं और कितने अदर देन कैश अलॉट हुए हैं। उतना कि बात हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, जिनका अभी तक हमने अलॉट किया है, उसमें से 70,000 हमने कैश में किए हैं और 30,000 शेयर हमने उसमें कोई और एसेट्स ले लिए लोगों से। अब दूसरी बात होगी कि जो कैश में हमने अलॉट किए हैं, तो कैश में अलॉट करके हमने कितना पैसा इकट्ठा किया है, तो ये भी हमें बताएं। और उसके बाद हमें रसीट्स एंड पेमेंट की डिटेल भी बताएं, यानी कि कंपनी ने अभी बनने से लेके आज तक से मुराद क्या है, जो रिपोर्ट की तारीख होगी, रिपोर्ट की जारी बात है मेरे बच्चे, जिस दिन मीटिंग होगी मीटिंग से 21 दिन पहले हमने रिपोर्ट भेजी होगी।
जब 21 दिन पहले रिपोर्ट भेजी होगी तो 21 दिन के कहीं आसपास ही, 1-2 दिन पहले ही हमने ये सच्ची रिपोर्ट भी तैयार की होगी। इस रिपोर्ट में अज्यूम कर लो कि वो सारे कंपनी बनने से लेके सारी रसीट्स एंड पेमेंट की डिटेल आ रही होंगी। वो कह रहा है कि जो रिपोर्ट की तारीख होगी, उस रिपोर्ट की तारीख के पीछे 15 दिन तक, बनने से लेके पीछे 15 दिन तक की तो एटलीस्ट लाजमी तौर पे इसमें रसीट्स एंड पेमेंट की डिटेल आनी चाहिए। और रसीट्स एंड पेमेंट की डिटेल किस तरह दोगे? वो कहता है कि जितने भी पैसा आपने इकट्ठा किया है, चाहे वो शेयर इशू करके, डिबेंचर या अदर सोर्सेज से, कहीं से भी, वो हमें बताएं। और उसके बाद उस पैसे में से जितना आपने खर्च कर दिया है वो बताएं। और फिर खर्च करने के बाद आज आपके हाथ में बैलेंस कितना पड़ा वो बताएं। और उसके बाद कोई कंपनी बनने बनाने के ऊपर जो खर्चे हुए हों, और जो खासतौर पर हम डिबेंचर या शेयर इशू करने के ऊपर कोई कमीशन या डिस्काउंट दिए हों, इसकी डिटेल भी हमें बताएं। और जो कंपनी के बड़े हैं उनके नाम, एड्रेसेस और ऑक्यूपेशन बताएं। जो कंपनी को चलाने वाले हैं, ये उसने नाम बता भी दिया कि ये हैं कौन कौन से, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर। हर पॉइंट को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि यही पूछ सकता है इस तरह की छोटी सी चीज ही। उसके बाद जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, देखे मीटिंग तो होने जा रही है, अगर डायरेक्टर को लगे कि सच्ची मीटिंग होनी जा रही है और मेंबर इसमें इकट्ठे होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेंबर्स की रजामंदी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करवाना हो, जो मेंबर की रजामंदी से होना हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी बीच में ही हम उस रिपोर्ट में ही ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया हो, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ करता था, ये पब्लिक कंपनी है जिसने सच्ची मीटिंग करवानी है, पब्लिक कंपनी को सीसीबी चाहिए होता है। और सीसीबी लेने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमने कल डिस्कस की थी, वो थी मेरे बच्चों के मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठी करनी है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने डिस्कस किया था, वो हमेशा शेयर इशू करके इकट्ठी की जाती है, वो उधार से इकट्ठी नहीं होती। अब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए अज्यूम कर लो, हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कल डिस्कस किया था कि वो बताई जाती है थोड़ी कैपिटल क्लॉज में, कहीं ना कहीं मेमोरेंडम या आर्टिकल में मेंशन करते हैं कि उस कैपिटल में से कितनी हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। अज्यूम कर लो कि हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 10 मिलियन। हम पहले जो शेयर इशू करेंगे वो कम से कम 10 मिलियन के लिहाज से इशू करेंगे, ताकि ये पैसा हमें शेयर इशू करके इकट्ठा हो जाए। अगर अज्यूम कर लो कि हमें 10 मिलियन इकट्ठा होता नजर ना आ रहा, तो हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं कि सर ये हम शेयर इशू तो करने जा रहे हैं 10 मिलियन के, लेकिन डर ये है कि हो सकता है 10 मिलियन के जो शेयर्स हैं उसकी अलॉटमेंट ना हो, उसमें कोई कमी बेशी रहे। तो आप हमारे साथ अरेंजमेंट कर लें कि जितनी कमी बेशी रहेगी वो आप उतना वो शेयर्स अपने खाते में डाल लेंगे और हमें पैसे दे देंगे। उस लिहाज से डेफिनेटली वो इस तरह का अरेंजमेंट करने के कुछ आपसे कोई सर्विस चार्जेस भी लेंगे। वो कहेंगे ठीक हो गया सर, हम ये काम कर देते हैं। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसको हम कहते हैं अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी डिटेल भी बताएं, क्या वो कैरी ऑन हुआ या उसके बगैर ही काम चल गया। और अगर हमने कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे की है जो अपने ही लोगों को शेयर इशू किए हैं, यानी कि डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी या कंपनी का और ऑफिसर, उसको शेयर इशू किए और उसके ऊपर हमने कोई कमीशन वगैरह भी पे की हो, ब्रोकरेज पे किया हो, एक ही बात होती है, उसकी डिटेल भी बताएं। स्ट्रेटजी रिपोर्ट इसमें कहता है कि कंपनी के मामला के बारे में भी बनने से लेकर आज तक के, वो भी जरा थोड़ी बहुत डिटेल हम इसमें ऐड कर देंगे। यही स्ट्रेटजी रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं, आपसे पेपर में सवाल पूछेगा कि इस रिपोर्ट के कौन से कंटेंट्स हैं जिनके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगी होगी। तो 3 कंटेंट्स मेरे बच्चे जो पहले पहले वाले कंटेंट्स हैं, यानी कि अभी तक कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, शेयर्स अलॉट होकर कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, और रसीट्स एंड पेमेंट की डिटेल, इन 3 चीजों के साथ, 3 पॉइंट्स के साथ मेरे ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी होगी। पूरी स्ट्रेटजी रिपोर्ट के कंटेंट्स को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 कंटेंट्स वेरीफाई करने हैं ऑडिटर ने। और इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी लगा होगा, ऑथेंटिकेशन, यानी कि इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, सादा अल्फाज में इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट करेगा मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो साथ सीएफओ भी। ये सेम वही लोग हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट करते हैं, जो यहाँ पे इसको क्या सच रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, ये स्ट्रक्चर रिपोर्ट मेरे बच्चे जहाँ पे हम मेंबर्स को वो करेंगे, सेंड करेंगे नोटिस के साथ, उसी वक्त में हमने मेंबर्स को भी जमा करवानी, सॉरी रजिस्ट्रार को भी जमा करवानी है। लिस्ट ऑफ, जब ये मीटिंग होगी, तो मीटिंग जब होगी तो वहाँ पे जहाँ पे मीटिंग हो रही होगी वहीं पे आजू बाजू में हमने कहीं ना कहीं जो मेंबर्स की एक लिस्ट भी रख देंगे कि ये वो लोग हैं इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं। अगर कोई मेंबर उठ के उस लिस्ट को देखना चाहे तो वो मीटिंग में कहीं पर भी वो देख सकता है। और ये लिस्ट कब से कब तक वहाँ पे पड़ी रहेगी, मीटिंग शुरू होने से लेकर जब तक मीटिंग एंड ना हो जाए, कंक्लूड ना हो जाए, ये जो लिस्ट है मेंबर्स की, ये वहीं पे पड़ी होगी। ये ओवरऑल होती है, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे अलावा कितने मेंबर हैं। और उसके बाद इस मीटिंग में जो दिल करता है डिस्कस कर लो, यानी कि चाहे वो नोटिस में कोई चीज हो या ना हो, डिस्कस जो मर्जी कर लो। हम रेजोल्यूशन पास करने की बात नहीं कर रहे, इसमें रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते उस चीज की जिसका पहले नोटिस ना दिया गया हो, लेकिन डिस्कशन जो मर्जी कर लें। रेजोल्यूशन पास कर सकते थे अगर नोटिस दिया होता। तो उसके बाद क्या ये मीटिंग अर्जन हो सकती है? बिल्कुल, ये टाइम टू टाइम इस मीटिंग को आप अर्जन कर सकते हैं। और फिर अगली बात है कि अगर आप ये मीटिंग अर्जन करते हो और अर्जन मीटिंग से पहले किसी रेजोल्यूशन का नोटिस दे दें जो कानून की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप वो रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं अर्जन मीटिंग में। तो ये मीटिंग अर्जन हो सकती है। तो ये मेरे से हमारी स्ट्रेचिंग मीटिंग थी। अब बात होती है एजीएम की। 3 तरह की हमारी जनरल मीटिंग थी, स्ट्रेचिंग मीटिंग, एजीएम और एजीएम। तो स्ट्रेचिंग मीटिंग की डिस्कशन होगी। अब एजीएम की अगर हम बात करें तो एजीएम नाम से ही है एनुअल जनरल मीटिंग। ये वो मीटिंग है जो हर कंपनी हर साल करवाएगी।
सौ सिंगल मेंबर कंपनी के, एक ही बंदा है वो जहाँ पे बैठेगा, डिस्कशन कर लेगा, अपना फैसले कर लेगा, लिख लेगा। तो उसके अलावा हर कंपनी हर साल एजीएम करवाती है। अब दूसरी बात जो बड़ी अहम है यहाँ पे, वो ये है कि ये एजीएम होगी कब। ये जो फर्स्ट एजीएम है वो इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों में होगी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी उस इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों में होगी। अब अक्सर ये बच्चे सवाल करते हैं कि सर इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों में जब ये एजीएम होगी, ज्यूम कर लें हमारा कैलेंडर ईयर 2025 के अंदर, कैलेंडर ईयर 2025 था जिसमें ये मीटिंग इनकॉर्पोरेट हुई है, और 16 महीने तो सर जाके ज्यूम कर लो कि हमने नवंबर दिसंबर में कंपनी इनकॉर्पोरेट की है 2025 में, तो हम फर्स्ट एजीएम करवाते हैं जाके 2027 में। तो सर इसमें 2026 पूरे का पूरा बीच में मिस नहीं हो जाएगा? उसमें क्या ये कर सकते हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपने पहला जो कानून ये है कि इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों में आपने फर्स्ट एजीएम करवानी है, वो चाहे उसमें कैलेंडर ईयर कोई हो रहा हो ना हो रहा हो। क्योंकि वो कैलेंडर ईयर का जो रोल है ना, वो होता है कि जब आपने जो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की थी उसमें, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने जा रहे हो या एजीएम करवाने जा रहे हो, उसमें पूरे कैलेंडर ईयर मिस नहीं होना चाहिए। तो सब्सीक्वेंट के लिहाज से मेरे बेटे, फर्स्ट के लिहाज से नहीं है। तो सब्सीक्वेंट मीटिंग के लिहाज से देखा करेंगे कि वो सब्सीक्वेंट मीटिंग कम से कम हर कैलेंडर ईयर, जब ये पहली मीटिंग हो जाएगी 2027 में, उसके बाद 28 में भी नजर आए, 29 में भी नजर आए, 30 में भी नजर आए, वो इस तरह हमने फिर ख्याल रखना होता है। तो पहली एजीएम इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों में। उसके बाद जो सब्सीक्वेंट एजीएम है वो कब हुआ करेगी? जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, अज्यूम कर लो कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को। मैं इधर ही कर लूँ। ले मेरे, ये बात हो रही थी कि फर्स्ट एजीएम इनकॉर्पोरेशन के 16 महीने, उसके बाद जो सब्सीक्वेंट एजीएम होगी वो आपने मेरे बच्चे करवानी है जब उसका कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। जब उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 120 दिनों में, और साथ ही ये ख्याल रखना है कि हर कैलेंडर ईयर में भी हो। अब मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक इशू तब आता है, अज्यूम कर लो एक कंपनी जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 30 सितंबर को। अगर एक कंपनी जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 30 सितंबर 2024 है, अज्यूम कर लो। इसका हमने डिस्कस किया था कि इसके जो 120 दिन है, क्योंकि फाइनेंशियल एजीएम कब करवानी है? जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 120 दिनों में। अज्यूम कर लेते हैं कि इसके 120 दिन शायद वो जा रहे होंगे 28 जनवरी 2025 को इसके 120 दिन बनेंगे। तो हम फाइनेंशियल ईयर होने के 120 दिनों तक एजीएम करवा सकते हैं। तो आप 28 जनवरी 2025 तक जब मर्जी करवा लें। अज्यूम कर लो कि हमने ये जो मीटिंग करवा दी वो करवा दी 31 दिसंबर 2024 को करवा दी। मसला तो कोई नहीं, फिलहाल तो एजीएम के जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था उसके 120 दिनों में ही करवा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब हुआ क्या कि जब नेक्स्ट ईयर हमारा एंड होगा 30 सितंबर 2025 को, तो मुझे इसकी जो 120 दिन बनेंगे वो बनेंगे उसी तरह, अज्यूम कर लो 28 जनवरी 2026 को। अब अगर हम एजीएम करवाना चाहें तो वो 28 जनवरी 2026 तक कभी भी करवा सकते हैं। अज्यूम कर लो हमने ये सोचा कि ऐसा करते हैं 20 जनवरी 2026 को हम मीटिंग करवा देते हैं एजीएम। अब यहाँ पे मसला तो कोई नहीं बच्चे, आप 120 दिनों के अंदर ही करवा रहे हो फाइनेंशियल ईयर होने के, लेकिन दिक्कत ये होगी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपका कैलेंडर ईयर 2024 के अंदर। अब जो मीटिंग होने जा रही है वो 2026 में होने जा रही है, तो 2025 बीच में पूरे का पूरा आपने मिस कर दिया। जो कानून कहता है कि ये यानी कि ये अलाउ नहीं है, आपने हर कैलेंडर ईयर में लाजमी मीटिंग करनी है। अब इनको लाजमी तौर पर मीटिंग कब करनी पड़ेगी? 31 दिसंबर 2025 तक इनको मीटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह हमने डिस्कस किया था कि एजीएम हर कैलेंडर ईयर में भी होगी, और फाइनेंशियल ईयर होने के 120 दिनों के अंदर जो फर्स्ट एजीएम है वो इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों में। इसमें मेन ये टाइम का ही इशू है। एक्सटेंशन इन टाइम, आपने जब भी एजीएम करवानी है, एजीएम में आप 30 दिनों की एक्सटेंशन भी ले सकते हो। लिस्टेड कंपनी के मामले में ये जो कमीशन और बाकी कंपनियों के मामले में रजिस्ट्रार से 30 दिनों की कोई वजह बता के जनरल आप 30 दिनों की एक्सटेंशन ले सकते हो। मीटिंग होगी कहाँ पे? जहां पे लिस्टेड कंपनी के मामले, बाकी जहां ये भी ध्यान रखना पे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स वहां पे पेपर में दिक्कत देंगे। है वो वहां पे लिस्टेड कंपनी का नाम नहीं लेगा, वो कहेगा सीएफई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी बताएं कि एजीएम कहाँ पे होगी। इसकी एजीएम जहां पे मर्जी हो, ये कहीं पे भी करवा सकते हैं। रौला किसका है? लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनी की एजीएम वो उस जगह पे होगी जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, या उसके जो करीब तरीन शहर है मेरे बच्चे उसमें होगी। अब करीब तरीन शहर या तो मेरे बच्चे जिस जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी जगह पे मीटिंग करवाओ, या उसके करीब तरीन जो नजदीक शहर होगा, शहर हो वो गांव ना हो, कोई शहर हो, उस शहर के अंदर भी आप उस मीटिंग को करा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि जो करीब तरीन हो, जैसे हमने डिस्कस किया था रजिस्टर ऑफिस इस जगह पे है, एक शहर हमें वहां से 40 किलोमीटर पड़ता है, दूसरा शहर वहां से हमें 42 किलोमीटर पड़ता है। जो 40 किलोमीटर
डिस्टेंस पे शहर पड़ता हो, आपने वहां पे मीटिंग करवानी है। और उसके बाद था कि अगर कुछ लोग फरमाइश करें जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो और वो किसी शहर में रहते हो, तो वो कंपनी को मीटिंग से कम 7 दिन पहले अप्लाई कर दें कि आप हमें वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। तो कंपनी अपने खर्चे पे डेफिनेटली उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी उनके शहर के अंदर। ये भी मेरे से बड़ी अहम है, अक्सर इस तरह का सवाल वो पूछता है कि ये लोग हैं, ये मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो ये मीटिंग में नहीं जाना चाहते, फिजिकली अटेंड करना नहीं चाहते, इनको कोई और ऑप्शन बता दें। तो ये मेरे से हम यही बोलेंगे कि लिस्टेड कंपनी हो और 10% शेयर होल्डिंग हो, वोटिंग पावर हो, तो ये मीटिंग से 7 दिन पहले फरमाए। अगर 6 दिन रह गए हो तो डेफिनेटली अब इनके पास ऑप्शन नहीं होगा। जितने जो भी एजीएम होंगी उनका 21 दिन पहले नोटिस आया करेगा। और अगर ये लिस्टेड कंपनी हो तो इसका नोटिस उर्दू और इंग्लिश अखबार में पब्लिश होगा, जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। कॉलिंग ए मीटिंग, ये मीटिंग कौन कॉल करेगा? ये हमेशा डायरेक्टर कॉल किया करेंगे। एजीएम हमेशा डायरेक्टर के कहने पे होती है। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाम से ही है मेरे को ये जैसे हमने कहा था स्टैच्यू मीटिंग, कानून कह रहा है कि इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने या सीसीबी के 180 डेज, एजीएम हर साल। और स्टैच्यू मीटिंग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ये जब भी कंपनी के मेंबर्स को इकट्ठा होकर कोई फैसला करना हो तो ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं। स्टैच्यू और एजीएम के अलावा जो मीटिंग भी होती है उसको ईजीएम कहते हैं। और ईजीएम मेरे से बोर्ड के कहने पर भी बुलाई जा सकती है और ये मेंबर के कहने पर भी बुलाई जा सकती है। देखो स्टैट्यूटरी और ईजीएम ये मेंबर्स के कहने पे नहीं होती, वो बोर्ड ही बुलाता है उसको डेफिनेटली। लेकिन ये जो ईजीएम है इसको मेंबर भी कॉल कर सकते हैं। जब मेंबर कॉल कर सकते हैं तो मेंबर फिर कैसे कॉल करेंगे? तो मेरे से अगर कोई मेंबर मीटिंग कॉल करना चाहता हो, देखो यहाँ पे मीटिंग कॉल करने की बात हो रही है ईजीएम, हाँ डेफिनेटली जब मीटिंग कॉल करेगा तो उसमें रेजोल्यूशन भी होगी। तो मीटिंग प्लस रेजोल्यूशन, ये तरीकाकार भी है एक, और वो अगला तरीकाकार भी है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑलरेडी मीटिंग होने जा रही हो उसी में रेजोल्यूशन ऐड करवाना चाहें तो वहां पे हम 5% को ख्याल में रखते हैं। और अगर मीटिंग आप बुलवाने जा रहे हो, खुद ही मेंबर हो और मीटिंग आपके कहने पे बुलानी है, तो फिर आपके पास 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए। हमने डिस्कस किया था, इस तरह रख लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। तो ये मिस्टर ए है, ये मीटिंग कॉल करना चाहता है ईजीएम। तो कानून कहता है कि आप बिल्कुल कॉल करवा सकते हो। आप जो भी जिस मकसद के लिए मीटिंग कॉल करना चाहते हो उस मकसद को लिखकर आप इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है साइन करके रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करवा दो। जिस दिन आप ये एप्लीकेशन जमा करवा रहे होंगे मीटिंग के लिए, उस दिन आपके पास 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए। 10% वोटिंग पावर है उस दिन तो आप ये ईजीएम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ आपने मकसद भी बताना है और साइन भी करने हैं। जब ये वहां पे जमा करवा देंगे, अब ये मीटिंग होगी कब? जब ये रिक्वेजिशन जमा करवा देगा तो रिक्वेस्ट जमा होने के 90 दिनों के अंदर हम इस मीटिंग को करवा देंगे। 90 दिनों के अंदर इस मीटिंग को करवा दिया जाएगा। अब 90 दिनों में जब ये मीटिंग होगी तो कैसे होगी? पहले तो ये जो मेंबर है जिसने रिक्वेजिशन जमा कराई होगी, जो रिक्वेजिशनिस्ट है, वो 21 दिन तक डायरेक्टर्स का वेट करेगा, तो शायद वो मीटिंग बुलाने के लिए इकदाम शुरू कर दें जो उसने फरमाइश की है। अगर 21 दिनों तक डायरेक्टर मीटिंग बुलाने के इकदाम, देखो डायरेक्टर ने 21 दिनों में मीटिंग बुला नहीं लेनी बल्कि बुलाने के इकदाम करने हैं। अगर 21 दिनों तक डायरेक्टर मीटिंग बुलाने के इकदाम नहीं करते या करते नजर नहीं आ रहे, तो ये मेंबर खुद भी मीटिंग कॉल कर सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे मेंबर मीटिंग कॉल करें, मेंबर कॉल ये खुद मीटिंग कॉल करें या डायरेक्टर कॉल करें, होनी ये 90 दिनों के अंदर ही है। जिस दिन रिक्वेजिशन जमा हुई थी उसके 90 दिनों के अंदर मीटिंग होगी। बस 21 दिन तक हम डायरेक्टर्स का वेट करते हैं, शायद वो बुलाने के लिए कुछ इकदाम करें। अगर वो ना कर रहे हो तो फिर हम खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं। अगर हमने खुद मीटिंग कॉल की हो तो बच्चे वो मीटिंग भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे डायरेक्टर ने कॉल की हो। उसमें भी जो रेजोल्यूशन पास होंगी बिल्कुल वैलिड होंगी। उसका जो खर्चा होगा वो मेरे कंपनी से रिकवर होगा। और जो कंपनी आगे मजीद खर्चा वो किन से रिकवर करेगी? जिन डायरेक्टर ने इस मीटिंग को कॉल करने में गफलत बरती हो, वो उनसे उनकी रेम्यूनरेशन वगैरह में एडजस्ट करके इस खर्चे को रिकवर करेगी। तो ये मेरे कॉलिंग ईजीएम बाय द मेंबर्स, ये बड़ा अहम है। तो मेंबर्स मीटिंग कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल मेंबर मीटिंग कॉल कर सकते हैं अगर उनके पास 10% वोटिंग पावर हो, या अगर वो ईजीएम वो गारंटी लिमिटेड कंपनी हो तो 10% मेंबर ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं। और जब मीटिंग कॉल करेंगे तो 21 दिन तक तो डायरेक्टर्स का वेट करेंगे। अगर डायरेक्टर ना बुला रहे हो तो फिर 90 दिनों के अंदर होनी है, 90 दिनों के अंदर ही तो वो खुद भी कॉल कर सकते हैं। फिर आगे वही बातें सारी, ये बिल्कुल वैसी मीटिंग होगी जैसे डायरेक्टर ने कॉल की है। और इस मीटिंग का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी, और फिर कंपनी आगे किनसे रिकवर करेगी। और इसका नोटिस ऑफ द मीटिंग जो ईजीएम है उसका भी डेफिनेटली 21 दिन पहले नोटिस जाएगा। लेकिन अगर सारे मेंबर एग्री हो तो शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी मीटिंग हो सकती है। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी फॉर ऑल मेंबर, देखो इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, अगर सारे मेंबर एग्री कर जाएं तो हम शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी मीटिंग बुला सकते हैं। 2-4 दिन का नोटिस चाहे हो। क्या एसएससीपी भी मीटिंग्स कॉल कर सकती है, जनरल मीटिंग? बिल्कुल एसएससीपी भी जनरल मीटिंग कॉल कर सकती है। जब जब जिसने मीटिंग कॉल करनी थी उस मीटिंग कॉल करने में गफलत बरती हो तो फिर जो मीटिंग होगी वो एसएससीपी कॉल करेगी। जैसे सबसे पहले स्ट्रेचिंग मीटिंग होती है, डायरेक्टर कॉल करते हैं। अगर वो मीटिंग डायरेक्टर कॉल ना कर रहे हो तो एसएससीपी कॉल करेगा। एजीएम डायरेक्टर कॉल करते हैं, अगर ना करवा रहे हो तो एसएससीपी कॉल करेगा। उसके बाद जो मेंबर्स के कहने पे जो जनरल मीटिंग होती है ईजीएम, देखो डायरेक्टर वाली नहीं, ये ध्यान देना है।
जो मेंबर्स की फरमाइश पे ईजीएम होती है, अगर वो ना कॉल हो रही हो तो मेरे बच्चे वो एससीसीपी आके कॉल करेगा। तो एससीसीपी मीटिंग कॉल कर सकता है, एजीएम स्टैच्यू मीटिंग या ईजीएम मेंबर्स के कहने वाली वो टाइम पर ना हो तो, और एससीसीपी अगर मीटिंग कॉल करेगा तो उसकी डायरेक्शन भी, उससे रिलेटेड जो भी मामला होंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी एससीसीपी ही बताएगा। उन रिक्वायरमेंट में से एक डायरेक्शन या कंडीशन इस तरह की भी हो सकती है कि एससीसीपी कह सकता है कि अगर एक मेंबर भी उस मीटिंग में आ गया तो वो मीटिंग होगी। तो इस तरह करके मेरे को ये हमारी जो एससीसीपी के कहने पे मीटिंग हो सकती है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, एससीसीपी अगर मीटिंग कॉल करेगा तो उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? उसकी कॉस्ट डेफिनेटली मेरे को वो कंपनी से ही रिकवर करेगा, और आगे कंपनी हो सकता है उन ऑफिसर से रिकवर करे जिन्होंने गफलत बरती हो। तो ऊपर की बातें अगर आपने ना मानी तो बड़ी हैवी पेनल्टी है मेरे को, यहाँ पे लेवल 3 की पेनल्टी होगी। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस बड़ा अहम है। मैं जो आसान चीजें होती हैं मेरे, उसको मैं ज्यादा थोड़ा सा अहम समझता हूँ। इस लिहाज से ज्यादा अहम समझता हूँ कि क्योंकि आई कैन अक्सर आसान चीजें पूछ लेता है, और आसान चीजें हमें फिर उस तरह से हमने याद नहीं की होती, तो हमारे लिए मसला पैदा करती हैं। ये बड़ा सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस, अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई नोटिस आपने किसी को सर्व करना हो, किसी मेंबर को। अब यहाँ पे हमने 3 तरह के लोग डिस्कस किए थे। एक तो मेरे अच्छे कंपनी के मेंबर्स होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उसके बाद एक कंपनी होती है, उसके बाद कंपनीज को देखने, अब मैं डायरेक्टर्स की बात नहीं करूंगा फिलहाल, हम बात करेंगे अथॉरिटीज की। एक अथॉरिटीज होती हैं जो कंपनी को सारे मामला को देखती हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 तरह के इंसान आपको नजर आ रहे हैं, एक कंपनी के मालिक जो मेंबर्स वगैरह, उसके बाद कंपनी खुद, और उसके बाद में से जो अथॉरिटीज हैं, ये 3, ये सारे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, खतो खताबत करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस इनकी आपस में शेयर होती है। अब जब आपने अगर अज्यूम कर लो कंपनी किसी को कोई नोटिस देना चाहे, मेंबर को नोटिस देना चाहे, या अथॉरिटीज को कोई नोटिस भेजना चाहे, या कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना चाहे, तो वो कैसे करेगी? अगर मेंबर कंपनी को कोई नोटिस देना चाहे वो कैसे करेंगे? अगर अथॉरिटीज कंपनी को कोई नोटिस देना चाहे तो वो कैसे करेंगे? तो ये यहाँ पे बताया गया सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस, कि अगर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन कंपनी एंड इट्स ऑफिसर, अगर कंपनी या उसके किसी ऑफिसर पर भी, ऑफिसर हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि डायरेक्टर वगैरह, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर, कुछ भी इस तरह के लोग, अगर कोई बंदा इनको कोई नोटिस सर्व करना चाहे तो वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे हमेशा नोटिस सर्व किया करेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे सर्व करेंगे, और बाकी वो 4 तरीके हैं कि अगेंस्ट अक्नॉलेजमेंट कर सकते हो, कि जब वो कोई बंदा लेकर जाएगा उस नोटिस को तो किसी से साइन भी करवा लेगा, या ये जो हमारी कोरियर सर्विस होती हैं, या पाकिस्तानी पोस्ट है, या कोरियर सर्विस, या लैपटॉप वगैरह, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑनलाइन भी हो सकता है, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए, या एनी अदर मैटर एज में बी स्पेसिफाइड, तो कोई और सॉरी मैनर, किसी और तरीकाकार से भी हो सकता है। ये 4 तरीकाकार से, लेकिन जमा कहाँ पे करवाना है आपने, ये अहम है। कंपनी को जब भी, या उसके ऑफिसर को जब भी कोई नोटिस देना है, रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। उसके बाद अगर आपने कमीशन या रजिस्ट्रार या स्टॉक चेंज, इनको अगर आपने कोई सर्विस करनी हो डॉक्यूमेंट्स की, तो मेरे अच्छे वो यहाँ पे इनका कोई रजिस्टर ऑफिस नहीं होता, बस यही है कि आप इनको सेंड करेंगे। और कैसे सेंड करेंगे? ये 4 तरीकाकार हैं, वही जो पीछे हमने डिस्कस किए। अगर मेंबर को सेंड करना है, अगर मेंबर हो या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो ना रहा हो, तो फिर मेरे बच्चे हम उसका जो यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस होगा पाकिस्तान के अंदर, तो उस एड्रेस के ऊपर वो सेंड करेंगे। अगर कोई रजिस्टर्ड एड्रेस ना हो तो कोई और एड्रेस अगर उसने हमें प्रोवाइड किया हो पाकिस्तान में, हम उस पर भी सेंड कर दिया करते हैं। एक तो होता है रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर ही कम्युनिकेशन एड्रेस में, तो बात का एक परमानेंट एड्रेस भी दिया होता है अक्सर। जब आप जो फॉर्म फिल करते हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी या इधर उधर, तो वहाँ पे लिखा होता है कि कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है आपका। हमारे पहले आई कैम में भी लिखा होता था, कम्युनिकेशन एड्रेस अलहदा लिखा होता था, और जो परमानेंट एड्रेस अलहदा लिखा होता था। तो अगर कम्युनिकेशन एड्रेस ना हो तो फिर कम से कम परमानेंट एड्रेस पे आई कैप उसको यही अज्यूम करता था, यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो सेम यहाँ पर भी, तो जो एड्रेस उसने पाकिस्तान में दिया हो, जो रजिस्टर्ड एड्रेस हो, या वो नहीं तो पाकिस्तान में कोई और एड्रेस हो लेकिन हो पाकिस्तान का है, इसको भी कैसे सर्व करना है? उसी तरह में रचे एक्नॉलेजमेंट बाय पोस्ट, कोरियर वगैरह जो भी है। और व्हेन नोटिस बाय पोस्ट टू बी डीम इफेक्टिव, ये हमने डिस्कस किया था। पोस्ट की बात हो रही है, हर ईमेल वगैरह की बात नहीं हो रही। ये नहीं कि ईमेल आपने सेंड किया हो उस वक्त आपका इंटरनेट वैसे ही चला जाए और आप कहेंगे मैंने तो बटन दबा दिया था, ओके कर दिया था, इंटरनेट चला गया तो मेरा इसमें क्या कसूर है? नहीं, ये आपका ही कसूर है। सिर्फ पोस्ट की बात हो रही है कि अगर लेटर बाय पोस्ट आप किसी को नोटिस सेंड करते हो, तो कब हम समझेंगे ये नोटिस उस मेंबर को मिल गया है? हम समझेंगे जब आपने नोटिस लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया, और नोटिस जब लिखकर आपने उस पर स्टैंप वगैरह करके, जो भी उसकी जो टिकटिंग शिकटिंग की जो फीस वगैरह होती है, एड्रेस उड्रेस सही लिख कर, सारा कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, उसमें लेटर भी रखा हो आपने, नोटिस भी रखा हो, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जब उस लेटर को आपने पोस्ट कर दिया, आपकी पहुंच से बाहर निकल गया, तो हम समझेंगे उसको नोटिस मिल गया। चाहे अब उसको मिले या ना मिले, इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं होगा। ये बड़ा अहम है, अक्सर आई क्या पूछता है। नोटिस इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, हमने डिस्कस किया था, अगर कुछ लोग मिलकर कंपनी के शेयर होल्डर हों, तो जैसे A B C D, ये सारे लोग इस कंपनी के मेंबर हैं, तो किसको नोटिस जाएगा? क्या तीनों को जाएगा? नहीं, जिसका नाम टॉप पे आएगा, लिस्ट के टॉप पर होगा, जब नाम हम लिखते हैं जॉइंट शेयर होल्डर के, जिसका नाम भी हमारे रजिस्टर में टॉप पे लिखा रहा होगा, उसको नोटिस जाएगा। तो नोटिस टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई बंदा मर गया हो
या कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया हो, उसका कोई आगे जो ऑफिशियल असाइनी है उसने उसके शेयर्स आगे उसके क्रेडिटर्स को दे दिए हो, तो इस सूरत में वो बंदा जिसने भी जाके जो अब हकदार होगा मरने के बाद या इंसॉल्वेंसी के बाद, तो वो कंपनी को बताएगा, तो कंपनी फिर उसको वो नोटिस दिया करेगी। कंडक्ट ऑफ मीटिंग, जब मीटिंग होगी तो मीटिंग हुआ कैसे करेगी मेरे से, प्रवीण एज टू मीटिंग एंड बोर्ड्स इसको देखेगा। सबसे पहले तो हम नोटिस ही भेजा करेंगे, नोटिस में वही बातें मिलती जुलती जो पीछे पड़ गए, लेकिन यहाँ पे नई बातें भी हैं। एक तो नोटिस कहता है कि ये इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, यानी कि कानून कायदे के तहत आपने इसको सेंड करना होता है, कानून की रिक्वायरमेंट होती है। और जब नोटिस आप सेंड करते हो तो डेफिनेटली इसमें वो दिन जगह और जो तारीख वगैरह वो सारा लिखा आता है, टाइम वगैरह कि किस दिन किस टाइम किस जगह मीटिंग होगी। और उसके बाद ये नोटिस किसको सेंड किया जाता है, ये जनरल मीटिंग की बात हो रही है, कोई भी जनरल मीटिंग हो, कोई भी जनरल मीटिंग हो, उस मीटिंग का नोटिस 4 लोगों को जाता है। ये तो कंपनी के मेंबर्स को, अगर वो मेंबर ना रहे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, कंपनी के डायरेक्टर्स को और ऑडिटर को, ये 4 वो लोग हैं जिनको कंपनी की मीटिंग का नोटिस जाएगा। और ये पहले भी हम डिस्कस करके आए हैं कि जब नोटिस सेंड कर दिया जाएगा, बाय पोस्ट की बात हो रही है, तो जब आपने पोस्ट कर दिया तो हम समझेंगे ये मेंबर को मिल गया, चाहे उसको मिले या ना मिले। उसके बाद ये वीडियो लिंक की फैसिलिटी पे भी हम डिस्कस करके आए कि लिस्टेड कंपनी के मामले में अगर कुछ लोग शहर में रहते हो और उनके पास 10% वोटिंग पावर हो या गारंटी लिमिटेड हो, तो 10% वैसे मेंबर हो, तो वो मीटिंग से 7 दिन पहले कंपनी को फरमाइश कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो कंपनी उनको वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद मीटिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो आप, फिजिकली जाके भी कर सकते हो पर्सनली, या वीडियो लिंक के जरिए भी कर सकते हो, या किसी को अपना प्रॉक्सी बना के भी भेज सकते हो, यानी कि खुद जाने की बजाय आप किसी और को अपनी जगह में भेज दो, इस तरह भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये बड़ा अहम था, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। एक तो हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का कोई लेना देना नहीं होता ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन से। हो सकता है कोई स्पेशल बिजनेस वो स्पेशल रेजोल्यूशन से होना हो या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, या ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकता है स्पेशल बिजनेस से होना, स्पेशल रेजोल्यूशन से होना। खैर, ये बिजनेस से मुराद क्या है, ये मेरे से हमने डिस्कस किया था कि एजेंडा कहते हैं, एजेंडे को कहते हैं। जो जनरल मीटिंग होती है उस जनरल मीटिंग में एजेंडा होता है, उस एजेंडे को मेरे से हम कहते हैं बिजनेस ऑफ द मीटिंग या एजेंडा ऑफ द मीटिंग। लेकिन ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एजीएम के लिहाज से पढ़ने जा रहे हैं। बाकी तो मेरे से हर मीटिंग का कोई ना कोई एजेंडा होता है, जैसे स्ट्रेटजी मीटिंग का एजेंडा होता है स्ट्रेटजी रिपोर्ट को डिस्कस करना। इसी तरह जो ईजीएम है, हमने अभी डिस्कस की कि ईजीएम खास मकसद के लिए बुलाई जाती है, वो डायरेक्टर भी बुला सकते हैं, मेंबर, वही उसका एजेंडा होता है, वही बिजनेस ऑफ द मीटिंग होता है। लेकिन एजीएम की अगर हम बात करें, एजीएम का जो एजेंडा होता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ एजीएम के लिए होता है, याद रखना। ये जनरल मीटिंग जो ईजीएम है और स्ट्रेटजी मीटिंग के लिए ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस नहीं होते। तो स्पेशल ये स्पेशल बिजनेस या जो ऑर्डिनरी बिजनेस ये एजीएम के लिए होंगे। और ऑर्डिनरी बिजनेस कहते किसको है, कहता है कि एजीएम के अंदर ये 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। इसके अलावा एजीएम में कुछ भी डिस्कस करना हो वो हमेशा स्पेशल बिजनेस होगा। ये 4 बिजनेस कौन कौन से हैं, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसीडरेशन के साथ जाहिर बात ऑडिटर और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी लगी होती है, और साथ में डिविडेंड अगर हो डिक्लेयर करना, और डायरेक्टर्स का इलेक्शन या उनकी अपॉइंटमेंट के मामला, और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ये 4 तरह के एजेंडे एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। तो जो जब भी यानी कि इनमें से कोई इस मीटिंग में डिस्कस होना हो, वो एजीएम वो ऑर्डिनरी बिजनेस के तौर पे वहां पे हेडिंग के नीचे लिखा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी डिस्कस करना हो, मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास करनी हो, वो हमेशा मेरे बच्चे अलग से हेडिंग दी होती है। याद करें, हमने नोटिस शेयर किया था आपके साथ, पहले ऑर्डिनरी बिजनेस की हेडिंग दी जाती है, उसमें अगर ये बात करें इनमें से, जैसे हो सकता है इस साल में लॉस हो तो हम आपको डिविडेंड देने ना जाने, ये मिस होगा। हो सकता है इस साल डायरेक्टर्स का इलेक्शन ड्यू ना हो क्योंकि वो 3 साल बाद होता है, वो मिस होगा। लेकिन 2 चीजें तो मोस्टली इसमें होंगी, क्योंकि ऑडिटर हर साल अपॉइंट होता है, और उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल बना के वो एजीएम में, तो 2 तो होंगी, लेकिन बाकी दोनों डिपेंड करेंगे। खैर, उसके बाद जो भी होगा वो सारे स्पेशल बिजनेस कहलाएंगे। हमने डिस्कस किया था पेपर में, वो ये भी पूछ सकता है कि स्पेशल बिजनेस बताओ, तो हम बताएंगे उसको इन 4 के अलावा हर बिजनेस स्पेशल ही होता है। वो कहेगा ऑर्डिनरी बिजनेस बताओ, फिर हम कहेंगे ये 4 ही ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। ये ना कहेंगे स्पेशल बिजनेस के अलावा हर बिजनेस ऑर्डिनरी होता है। ये सत्यानाश कर दोगे सवाल के जवाब का। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स फॉर स्पेशल बिजनेस। देखो, अगर आपके किसी एजीएम के अंदर स्पेशल बिजनेस हो, तो वैसे भी जनरल भी हो, तो स्पेशल बिजनेस हो, तो उस जो मीटिंग का नोटिस होगा, लाजमी तौर पे उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लगी होगी जिसमें उस स्पेशल बिजनेस की सारी डिटेल बताई गई होगी। उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। ये स्पेशल बिजनेस के लिए होते हैं, बाकी जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं उसके लिए कोई स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स नहीं होती। तो जब भी स्पेशल बिजनेस होगा तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स भी होगी, ये उसके उसकी सारी डिटेल बताएगी। और अगर कोई, हमने डिस्कस किया था, कोई डॉक्यूमेंट हो जो अप्रूवल जिसकी रिक्वायर्ड हो, और वो हम साथ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स के तौर पे अनेक्स ना कर सकते हो उस नोटिस के साथ, तो कम से कम हम बीच में टाइम और जगह वगैरह बता देंगे कि उस इस जगह पे जाके इस टाइम पर आप उस डॉक्यूमेंट या नोटिस को इंस्पेक्ट कर सकते हो। उसके बाद
प्रिजाइडिंग द मीटिंग, मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? याद करें हमने डिस्कस किया था कि मीटिंग को प्रिजाइड करेगा जो बोर्ड का चेयरमैन है, वो मीटिंग को प्रिजाइड करेगा। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर बोर्ड का चेयरमैन हो ही ना, या है तो सही लेकिन आया ही ना हो, लेकिन उसके बाद अज्यूम कर लो आया है लेकिन वो विलिंग ना हो, तो तीन सिचुएशन हो सकती हैं। या तो बोर्ड का चेयरमैन है ही नहीं, या आया है लेकिन विलिंग नहीं, या वो आया ही नहीं। तो ये तीन सिचुएशन हो सकती हैं। तो अगर इस तरह का मामला हो तो फिर हम डिस्कस किया था कि नेक्स्ट हम देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये नहीं कहना कि हो सकता हो ही ना हो, डायरेक्टर तो होते ही होते हैं। उसके बाद हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई डायरेक्टर आया ही ना हो, या आए तो हैं लेकिन बच्चे वो विलिंग नहीं है। तो यहाँ पे ये दो मामला हो सकते हैं। तो अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई ना हो तो फिर हम मेंबर में से किसी बंदे को मीटिंग का जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है वो हम वो कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। पहले तो उसने बताया कि जब मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, वो चेयरमैन करेगा। और इसकी हम कितनी देर तक वेट किया करेंगे मीटिंग से? 15 दिन तक, 15 मिनट तक। तो 15 मिनट तक हमने इसका वेट करना है। अब ये ध्यान देना, जो मर्जी सिचुएशन बता दे, जैसे हमने डिस्कस किया था, वो कह रहा कि भाई वो जो चेयरमैन साहब वो फोन करते आ रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे रास्ते में कहीं पे रश में फंसा हुआ, मैं पहुंच रहा हूँ बस। तो फिर बताएं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 15 मिनट हो गए तो आप आगे आप प्रोसीड कर सकते हो डायरेक्टर की तरफ या मेंबर्स की तरफ। नंबर ऑफ वोट्स, जब ये मीटिंग होती है मुझे, उसमें नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं? जितने शेयर्स होते हैं आपके पास उतने वोट होते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे बताया था कि जो वोट होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, प्रोपोर्शनेट टू जो पेड अप वैल्यू होती है आपकी, उसके लिहाज से होते हैं। ये इसलिए कहा था कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं आपके शेयर्स की। किसी क्लास में डिफरेंट वोट्स होते हैं, किसी क्लास में एक शेयर को 10 वोट मिल जाते हैं, किसी क्लास में एक शेयर को 1 वोट मिलता है, किसी क्लास में एक शेयर को 2 वोट मिलते हैं, किसी क्लास में 10 शेयर को 1 वोट मिलता है। तो ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम लफ्ज बोल रहे हैं कि जो वोटिंग राइट होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। गारंटी लिमिटेड कंपनी में टिकू के शेयर कैपिटल नहीं होता, तो हर मेंबर का बस एक ही वोट होता है। ऑन ए पोल वोट्स में भी गिवन आइदर पर्सनली या थ्रू वीडियो लिंक आर बाय प्रॉक्सी। तो शायद अच्छा ये देखना, गारंटी लिमिटेड कंपनी के अंदर ये जो होता है ना मामला पोल शोल वाला, इस तरह का ये कोई नहीं होता वहां पे, ना कोई प्रॉक्सी प्रोक्सी पॉइंट होते हैं। ये सारे हैविंग शेयर कैपिटल में होता है। पोल भी हैविंग शेयर कैपिटल में होता है वैसे, और ये जो प्रॉक्सी पॉइंट होते हैं ये भी हैविंग शेयर कैपिटल में ही होते हैं। राइट टू वोट, जिस बंदे के पास राइट टू वोट हो वो वोट कास्ट कर सकता है। कोई बंदा उसको वोट कास्ट करने से नहीं रोक सकता। सिंगल मेंबर कंपनी क्या करेगी? सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही मेंबर होता है, वो बैठे और जो फैसला करना चाहता हो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे उसको लिख कर वो फैसला कर ले, तो यही उसकी मीटिंग हो जाती है और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग बन जाते हैं उसके फैसले के। तो उसको कोई अलग से कोई मीटिंग कॉल करना और सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत नहीं होती। वोट जब होगा तो कैसे हुआ करेगा मीटिंग के अंदर? तो बाय डिफॉल्ट दो दो तरीके होते हैं वैसे, शो ऑफ हैंड भी होता है और दूसरा पोल भी होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वोटिंग होती है मीटिंग के अंदर वो शो ऑफ हैंड से होती है। ये हर हर तरह की कंपनी की बात कर रहे हैं। गारंटी लिमिटेड में तो होता ही मोस्टली यही तरीका है। लेकिन अगर हैविंग शेयर कैपिटल डेफिनेटली उसमें दो तरीके कार होते हैं, वो पोल भी हो सकता है और शो ऑफ हैंड भी हो सकता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर जो वोट होगा वो बाय शो ऑफ हैंड ही होगा। लेकिन पोल भी डिमांड हो सकता है, वो देखेंगे अभी। जब शो ऑफ हैंड होगा तो शो ऑफ हैंड की निशानी क्या है कि यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास होगी है शो ऑफ हैंड से, तो हमने डिस्कस किया था कि वो पूछ सकता है ना पेपर में कि शो ऑफ हैंड हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को लग नहीं रहा कि रेजोल्यूशन पास हुई है। आप बताएं कि इनको कि कब हम समझेंगे रेजोल्यूशन पास हो गई है? अगर तो चेयरमैन साहब उसको अनाउंस कर दें कि रेजोल्यूशन पास हो गई है, ये कंक्लूसिव एविडेंस होती है कि रेजोल्यूशन पास होगी। चेयरमैन साहब कैसे अनाउंस कर सकते हैं? वो जब अनाउंस करेंगे वो कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गई है, या रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हो गई है, या किसी खास मेजोरिटी से कितने के मुकाबले में इतने वोट से ये रेजोल्यूशन पास हो गई है। इस तरह करके वो अनाउंस करेंगे। जब वो अनाउंस करेंगे तो ये कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि रेजोल्यूशन पास होगी। कहता है अज्यूम कर लो कि अगर अनाउंसमेंट का ना कोई मिल रहा हो आपको कोई कोई एविडेंस, तो फिर क्या होगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग वो भी कंक्लूसिव एविडेंस होती है। अगर उसमें लिखा हो कि रेजोल्यूशन पास हुई है तो दो कंक्लूसिव एविडेंस हैं कि रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं, कहीं पे शो ऑफ हैंड से। एक तो चेयरमैन का डिक्लेयर करना और दूसरा मिनट्स ऑफ मीटिंग। पोल भी हो सकता है मेरे बच्चे। जब हम पोल की बात करते हैं तो पोल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जब वोट कास्ट करते हैं लोग अपनी शेयर होल्डिंग के लिहाज से वोट कास्ट करते हैं। पोल मेरे बच्चों ये दो तरीके से डिमांड हो सकता है। पोल को डिमांड करें तो पोल होता है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हमने डिस्कस किया वो शो ऑफ हैंड ही होता है, ये डिमांड करना पड़ता है। दूसरी बात आती है कि सर डिमांड कौन कर सकता है? वो मेरे जो मीटिंग का चेयरमैन है वो भी उसको डिमांड कर सकता है, और जो मेंबर्स हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं। चेयरमैन साहब खुद ब खुद ही कर सकते हैं, चाहे वो किसी वक्त भी, चाहे वो बाय शो ऑफ हैंड से रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा हो उस वक्त भी कर सकते हैं या उससे पहले भी। और इसी तरह मेरे बच्चे मेंबर भी पोल डिमांड कर सकते हैं, और मेंबर के पास 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए। अगर वो एक एक मेंबर या कुछ लोग मिलकर, तो वो पोल डिमांड कर सकते हैं। उसमें प्रॉक्सी भी शामिल हो सकता है, यानी कि प्रॉक्सी की वोटिंग पावर भी बीच में शामिल करके आप पोल डिमांड कर सकते हो। तो पोल कौन डिमांड कर सकता है? चेयरमैन भी कर सकता है या मेंबर्स भी कर सकते हैं जिनके पास 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर हो।
तो ये पोल डिमांड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब भी वो किसी वक्त भी कर सकते हैं। इवन अगर शो ऑफ हैंड से रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा हो तो उससे अनाउंसमेंट से पहले पहले इस पोल को डिमांड कर सकते हैं। पोल जो डिमांड करते हैं वो उसी तरह मेरे बच्चे जो कुछ लोग वो पोल को सीक्रेट भी डिमांड कर सकते हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, तो फिर यानी कि 1/10 या चेयरमैन के कहने पे वो सीक्रेट बैलेटिंग भी हो सकती है। सीक्रेट बैलेटिंग से मुराद क्या है कि वो हर बंदा अपने लिहाज से वोट कास्ट करेगा, दिखाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं कि वो फेवर में वोट कास्ट कर रहे हैं रेजोल्यूशन के या अगेंस्ट कास्ट कर रहे हैं। पोल अगर डिमांड कर लिया जाए तो कब कंडक्ट किया जाएगा? हमने डिस्कस किया था जिस दिन पोल डिमांड हुआ हो उस दिन के 14 दिनों के अंदर अंदर पोल लाजमी कंडक्ट हो जाना, स्वाय दो सिचुएशन के। दो सिचुएशन में जब भी पोल डिमांड किया जाएगा फौरन कंडक्ट किया जाएगा। वो दो सिचुएशन कौन सी थी? आज की मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, या अगर इस पे पोल डिमांड हो जाता है ये आज ही कंडक्ट होगा। आज हमने मीटिंग अर्जेंट करनी है या नहीं, इस पे अगर पोल डिमांड होगा तो वो फौरन ही कंडक्ट किया जाएगा। दो सिचुएशन में पोल जब भी डिमांड होगा कंडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा पोल जिस दिन डिमांड किया जाएगा उसके 14 दिनों के अंदर उसको देखो ना, वो कह सकता है पेपर कोई सिनेरियो दे देगा, आज मीटिंग हुई है, आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग को चेयरमैन साहब अर्जन करना चाहते हैं, बताएं कब तक अर्जन कर सकते हैं? जब तक मर्जी करने, कोई लिमिट नहीं हो। लेकिन वो आपको ऐसा सिनेरियो बना देगा, वो कहेगा इस मीटिंग में एक पोल भी डिमांड हुआ है, बताएं चेयरमैन साहब कब तक मीटिंग अर्जन कर सकते हैं? फिर 14 दिनों से ज्यादा अर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि 14 दिनों के अंदर लाजमी तौर पर उस पोल को कंडक्ट होना है। स्वाय वो दो पोल जब भी डिमांड होंगे वो फौरन ही कंडक्ट होंगे। कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ पोल, ये अभी हमने डिस्कस कर लें कि जब पोल डिमांड हो तो चेयरमैन या उसका नॉमिनी कोई ना कोई वहां पे देखेगा, सारे मामले को स्क्रूटनाइज करेगा, या वो लोग भी जिन्होंने पोल डिमांड किया हो, और चेयरमैन साहब उसको रेगुलेट करेंगे। और रिजल्ट ऑफ द पोल हम यही समझेंगे कि वो अच्छा, एक पॉइंट था कि अगर आज पोल डिमांड हुआ है, आज पोल डिमांड हुआ है और लेकिन आज हमने कंडक्ट नहीं किया उस पोल को, हम उसको ले गए कि सर आज 10 दिन के बाद हम पोल कंडक्ट करेंगे। 1 जनवरी को डिमांड हुआ, 10 जनवरी को हमने तारीख रख दी, सर इस दिन पोल कंडक्ट होगा। तो पोल कंडक्ट यहां पे हुआ लेकिन डिमांड यहां पे हुआ था, तो डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन कौन सी होगी? जिस दिन पोल डिमांड हुआ है या जिस दिन कंडक्ट हुआ है? हाँ, वो कहता है जिस दिन कंडक्ट हुआ जिस मीटिंग में, वो डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन होगी, उससे पहले नहीं होगी। प्रॉक्सीज की बात की थी, अज्यूम कर लो कि अगर कोई बंदा खुद मीटिंग में ना आना चाहता हो, हैविंग शेयर कैपिटल के अंदर, गारंटी लिमिटेड में नहीं होता, हैविंग शेयर कैपिटल में अगर कोई बंदा खुद ना आना चाहता हो मीटिंग के अंदर, तो उसको कानून ने राइट दिया है, और नोटिस जब आपको आता है उसमें भी लिखा आता है कि सर अगर आप मीटिंग में खुद नहीं आना चाहते तो आपको हक है, आप अपनी जगह पे किसी और बंदे को प्रॉक्सी बना के भेज सकते हो। यानी कि प्रॉक्सी कौन होता है कि अगर मिस्टर ए, अगर इसको मीटिंग का नोटिस मिला है और इसको लग रहा है कि मैं इस मीटिंग में जिस दिन होने जा रही है मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, और इसको लग रहा है कि चलें मेरी वोटिंग पावर कहीं यूटिलाइज होनी चाहिए, तो ये अपनी जगह पे किसी और बंदे को कह सकता है सर आप मेरी जगह पे जाके उस मीटिंग को अटेंड करो। इस बंदे को हम प्रॉक्सी कहते हैं, जो उसके बिहाफ पे जाएगा। अब ये जो बंदा है, ये जो प्रॉक्सी है, इसको अपॉइंट करने का तरीकाकार है, वो एक इंस्ट्रूमेंट जमा करवाएगा इन राइटिंग, साइन वगैरह करके, और वो मीटिंग से कम 48 घंटे पहले तक जमा करवाएगा। और 48 घंटे जब आपने काउंट करने हैं उसमें जो छुट्टी वाला दिन हो वो बीच में काउंट नहीं करना। खैर, जब ये प्रॉक्सी पॉइंट करेगा तो प्रॉक्सी के वही राइट होते हैं जो आम मेंबर के होते हैं। वो वहां पे वोट कास्ट कर सकता है, वहां पे किसी मामले पे बोल सकता है, किसी मामले में चुप रह सकता है, वो वोट कास्ट करे या ना करे, वो वोट सारे कास्ट कर दे, कुछ कर दे, उस सारी उसकी मर्जी होती है, पोल डिमांड करे या ना करे। तो ये मुझे प्रॉक्सी। फिर एक बड़ी अहम बात डिस्कस की थी कि जो अक्सर पूछता भी है कि क्या एक बंदा एक से ज्यादा प्रॉक्सी पॉइंट कर सकता है? अगर एक बंदा एक से ज्यादा प्रॉक्सी पॉइंट करेगा ये मना है, एक बंदा एक से ज्यादा प्रॉक्सी पॉइंट नहीं कर सकता। हाँ, ज्यादा लोग मिलकर एक बंदे को प्रॉक्सी बना के भेज सकते हैं। अगर एक बंदे ने एक से ज्यादा प्रॉक्सी पॉइंट कर दिए तो कितने वैलिड होंगे, कितने इनवैलिड होंगे? हाँ, सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक वैलिड रह जाएगा और बाकी शायद इनवैलिड हो जाएंगे। तो राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, हर मेंबर जिसका मीटिंग अटेंड करने का राइट है उसका प्रॉक्सी अपॉइंट करने का भी राइट होता है, और नोटिस के अंदर बड़ा वाजे करके लिखा होता है कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज। आर्टिकल में लिख दिया हो तो फिर तो हो सकता है, अदरवाइज मेरे बच्चों वहां पे प्रॉक्सी पॉइंट नहीं हो सकता। इस तरह की बात को लाजमी याद रखा करें, अनलेस की जो बात देखो ना, ये एक्सेप्शन ही दी होती है। क्या गारंटी लिमिटेड में प्रॉक्सी पॉइंट हो सकता है? वैसे तो नहीं हो सकता, हो सकता है अगर आर्टिकल्स उसको कह दें। ले बेटा, क्या एक से ज्यादा प्रॉक्सी पॉइंट हो सकते हैं? नहीं। अगर आप अपॉइंट कर दिए तो सारे का सारे ही मेरे बच्चे इनवैलिड हो जाएंगे। और हु मे बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी, तो कंपनी का मेंबर ही प्रॉक्सी पॉइंट होगा अनलेस के आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। आर्टिकल्स ने कह दिया किसी और बंदे को पॉइंट कर लो तो फिर कर लो, अदरवाइज हम मेंबर ही प्रॉक्सी पॉइंट होगा। और जब भी हम नोटिस भेजा करेंगे मीटिंग का, साथ प्रॉक्सी फॉर्म भी लगा होता है जिसमें हम बड़ा एक्सप्रेसिवली मेंबर को बताते हैं कि सर आप अपनी जगह पे किसी और बंदे को प्रॉक्सी पॉइंट करके भेज सकते हो जो आपकी जगह पे मीटिंग अटेंड करेगा, बोलेगा, वोट कास्ट करेगा। और प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट, अभी हमने डिस्कस, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट को। तो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो आपने कंपनी को जमा करवाना होता है। और ये कैसे जमा करवाएंगे? इन राइटिंग होना चाहिए, और जो अपॉइंट करने जा रहा हो वो, या उसका जो ऑथोराइज कोई अटॉर्नी वगैरह हो,
उसको साइन करके उसको मेरे से जमा करवाएंगे। अगर कंपनी हो तो सील वगैरह लगी हो। और अब वहां पे एक बात थी कि अगर कोई बंदा प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट जमा कराए फर्स्ट शेड्यूल के टेबल ए के मुताबिक, ये हमेशा ही वैलिड होगा, इसको कोई इनवैलिड नहीं कर सकता। टाइम लिमिट कब है, प्रॉक्सी आपने कब प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट कब जमा करवाना कंपनी में, जिस वक्त मीटिंग होनी है, जिस वक्त मीटिंग होनी है उस वक्त से 48 घंटे पहले तक आपने लाजमी प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट जमा करवा देना है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था, जैसे अज्यूम कर लो कि मंडे, मोस्टली वो मंडे का इस तरह का दिन रखता है ताकि बीच में संडे आ गया हो। तो मंडे को अगर 11 बजे मीटिंग है, 11 बजे मीटिंग है, तो शायद पीछे आपको सैटरडे को सुबह 11 बजे तक इस इंस्ट्रूमेंट को जमा करवा, सॉरी फ्राइडे को 11 बजे तक इस इंस्ट्रूमेंट को जमा करवा देना होगा। मोस्टली इस तरह का बनता है टाइम, वो आप देख लीजिएगा उसको। लेकिन पूरे 48 घंटे देखने हैं आपने। राइट ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के क्या हक हो गए, वही बात मेरे जो आम मेंबर के होते हैं, वहां पे बैठ के वो किसी मामले पे पोल डिमांड कर सकता है। अगर किसी मामले में पोल ऑलरेडी डिमांड हो तो वो चुप कर सकता है, वोट कास्ट करे या ना करे, एक को कर दे सबको कर दे, वो उसकी मर्जी है। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट चेक करना चाहता है तो वो कभी भी ड्यूरिंग बिजनेस आवर जाके वो प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट चेक कर सकता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट मीटिंग, हमने डिस्कस किया था कि देखिए एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो, वो कंपनी कैसे जाके उसकी दूसरी कंपनी की मीटिंग अटेंड करेगी, वो खुद तो इंसान नहीं है। तो अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है, तो ये पहली कंपनी उस कंपनी की जनरल मीटिंग को कैसे अटेंड करेगी, मेंबर, हर मेंबर का हक होता है उसकी मीटिंग अटेंड करना। तो ये तो कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फिर ये कैसे अटेंड करेगी। हमने डिस्कस किया था कि इस कंपनी को हक है कि ये कंपनी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देगी, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देगी, वो जाके मीटिंग अटेंड। अब अगली बात है कि रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कौन करेगा, इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई ऐसा इदारा हो जिसको कोई और बॉडी गवर्न करती हो, जैसे मुदारबा होता है, उसको मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी चला रही होती है, या कोई और गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी बॉडी हो जो उसको मैनेज कर रही हो, खैर जो भी हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, या जो रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है उसकी, वो उसको अपॉइंट करती है। और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट एज ए क्रेडिटर, अगर कोई इदारा क्रेडिटर के तौर पे आपका मेंबर हो और वो क्रेडिटर्स की मीटिंग अटेंड करना चाहता हो, तो फिर कैसे, वो भी मेरे को इसी तरह किसी भी इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके भेजेंगे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो आके हमारी मीटिंग्स को अटेंड कर लेगा। और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड मीटिंग, तो गवर्नमेंट अगर हमारी कंपनी की मेंबर हो, वो कैसे हमारी कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करेगी, वो भी इसी तरह अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देगी किसी भी इंसान को। तो ये जो इंसान होगा, यहाँ पे हमने फर्दर डिस्कस किया था, इसको ऐसे ही राइट होंगे जैसे आम उस कंपनी के मेंबर को राइट होते हैं। इवन ये वाला गवर्नमेंट वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये आगे अपना प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, इसको ये भी हक होता है। उसके बाद कोरम ऑफ जनरल मीटिंग क्या है। देखो, जब कोरम ऑफ जनरल मीटिंग हमने जिक्र किया था लास्ट में, तो उसमें हमने कहा था कि आप इस कोरम को डायरेक्टर के कोरम के साथ भी मिला के पढ़ें। जब भी आप ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में उस वक्त डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम भी आना चाहिए। अगर खाली उस वक्त यही सोच रहे हो ना, तो थोड़ा सी दिक्कत होगी। अज्यूम कर लो कि आप ये पढ़ रहे हैं कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, तो ये तो देखो कोरम ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का क्या था, ताकि वो भी रिपीट हो जाए। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर तो लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम पढ़ा था 4 या 1/3 ऑफ डायरेक्टर विच एवर इज हायर। तो यही कोरम हुआ करेगा स्वाय कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए और उसको पूरा करने के लिए डेफिनेटली आपके पास, और कोरम होता क्या था बोला, वो कम से कम लोग जो मीटिंग में होंगे तो मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। डायरेक्टर्स के मामले में डायरेक्टर कम से कम, और मेंबर्स के मामले में कम से कम मेंबर जो मीटिंग में होंगे तो मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो डायरेक्टर का तो हमने देख लिया, 4 या 1/3 ऑफ डायरेक्टर विच एवर इज हायर, ये लिस्टेड का था। अदर देन लिस्टेड मेरे से वो वहां पे था कि एज पर आर्टिकल्स वो जितने मर्जी कर लें। तो यहाँ पे लेकिन कंपनी को हमने 3 हिस्सों में, वहां पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, लिस्टेड या अदर देन लिस्टेड। लेकिन यहां पे मेरे हमने कंपनियों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लिस्टेड, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर तो कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके जो मेंबर्स की मीटिंग का कोरम 10 लोग होंगे। 10 लोग वो हों जो आपको दिखाई दे रहे हो, यानी कि जिनको आप देख सकते हो, चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए बैठे हो, चाहे वो फिजिकली आगे बैठे हो, चाहे वो सारे वीडियो लिंक में बैठे हो, चाहे सारे फिजिकल बैठे हो। तो 10 लोग बैठे हो और उनके पास कम से कम 25% वोटिंग पावर हो, तो ये लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम। और अगर इसके अलावा लिस्टेड के अलावा कोई भी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, तो कम से कम 2 लोग बैठे हो और उनके पास 25% वोटिंग पावर हो। अगेन ये जो वोटिंग पावर याद करें, हमने डिस्कस किया था, वोटिंग पावर इनकी भी काउंट होगी, अगर ये किसी के प्रॉक्सी बन के बैठे हुए उनकी भी काउंट होगी। और जो ये जो अदर देन लिस्टेड कंपनी है हैविंग शेयर कैपिटल, इसमें 2 लोग और 25% वोटिंग पावर, और अगेन वोटिंग पावर इन लोगों की भी काउंट होगी, अगर ये किसी के प्रॉक्सी हैं तो वो भी काउंट। जैसे ये दोनों मिस्टर ए और बी आए हैं, इनके पास मिला के टोटल 21% वोटिंग पावर बनती थी, लेकिन ये जो मिस्टर ए है ये किसी मिस्टर सी का प्रॉक्सी बन के भी आज बैठा हुआ है, और मिस्टर सी की जो वोटिंग पावर थी वो थी 3%। इससे तो काम नहीं चला, अभी 24% हुई है। और मिस्टर बी भी किसी का प्रॉक्सी है, मिस्टर डी का, और उसके पास 2% वोटिंग पावर है, अब ये 26% वोटिंग पावर होगी। अब ये सही है, सेम यहां पर भी इसी तरह से अगर कोई कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो तो एज पर आर्टिकल्स उसका कोरम होगा। तो जनरल मीटिंग का कोरम 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, लिस्टेड, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये मेरे और डायरेक्टर्स हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था।
तो मीनिंग ऑफ कोरम क्या है, वो कम से कम लोग जो मीटिंग में होंगे तो रेजोल्यूशन पास होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखो अगर कोरम के बगैर आप रेजोल्यूशन पास कर लेते हो, वो रेजोल्यूशन वॉइड कंसिडर की जाती है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। देखो हम कहते हैं ना कि मीटिंग होने में कोई मटीरियल इरेगुलरिटी हुई हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उस मीटिंग को इनवैलिड कर दे। वो मटीरियल इरेगुलरिटी के अंदर एक इरेगुलरिटी ये भी होती है कि उसमें कोरम ही पूरा ना हो और आप उसकी मीटिंग करवा दें। उसके बाद मिनिमम कोरम रिक्वायरमेंट लिस्टेड में 10 और 25% वोटिंग पावर तो इनके अपने भी और प्रॉक्सी की भी, लेकिन बंदे 10 काउंट करने हैं। इसी तरह अदर देन लिस्टेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 25 और 2 लोग, और अगर वो हो ही ना तो एज पर आर्टिकल। और क्या ज्यादा कोरम फिक्स किया जा सकता है? बिल्कुल, आर्टिकल को हम शुरू में डिस्कस करके कि आप रिजेक्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। अगर ज्यादा कोरम फिक्स करके फंसना चाहते हो तो फंस जाओ, तो फिर उतने होंगे तो मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी कि कंपनी नॉट हैविंग सॉरी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, लिस्टेड नहीं है, हमने कोरम फिक्स कर दिया 50 लोग और 30% वोटिंग पावर। अब 50 लोग भी हों और 30% वोटिंग पावर, तभी मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर कोरम ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? हमने कहा कि आधे घंटे तक हम कोरम का वेट क्या करेंगे। यानी कि एज्यूम कर लो आज हमने 9 बजे मीटिंग रखी है, तो चेयरमैन साहब का कितनी देर तक वेट करेंगे? 15 मिनट तक। और कोरम का कितनी देर तक वेट करेंगे? 30 मिनट तक, हाफ एन आवर तक। तो हाफ एन आवर तक अगर कोरम पूरा हो गया ठीक, अगर ना हुआ तो मीटिंग अर्जन हुआ करेगी। अब कोरम ना होने की वजह से जो मीटिंग अर्जन हुई हो, वो हमने डिस्कस किया था, वो ये नहीं कि गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी होगी, वो मुलतवी होगी नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी जगह। लेकिन हमारी जो असेंबलियां होती है ना, उसमें जब भी मीटिंग अर्जन होती है वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी जाती है कि पता नहीं कब होगी, उनकी मर्जी। जब भी कोई किसी को रेजोल्यूशन पास करवानी होगी, कोई पंगा, क्योंकि वहां पे जब अपोजिशन हो फिर ये जल्दी मीटिंग नहीं रखते। अगर अपोजिशन हो तो मीटिंग नहीं होती, अगर अपोजिशन ना हो फिर ये मीटिंग में मीटिंग रखते हैं, क्योंकि इनको मीटिंग्स के भी कुछ पैसे शैसे मिलते हैं और वो टका टका के मीटिंग करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो हर हर मामले में पैसा ही पैसा होता है इनका। खैर, तो हाफ एन आवर तक हम कोरम का वेट करेंगे, अगर ना हुआ तो अर्जन होगा, अर्जन होके नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी जगह दोबारा होगी। लेकिन अगर मीटिंग बुलाई गई थी रजिस्ट्रीज के कहने पे, याद है ईजीएम बुला सकते थे मेंबर्स भी जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो, उनके कहने पे मीटिंग बुलाई गई थी, अगर उसमें कोरम पूरा ना हो वो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी, ये मीटिंग दोबारा नहीं होगी। कोरम ना हो तो दो इफेक्ट हैं, मेंबर्स के कहने पे थी तो खत्म हो जाएगी अगर कोरम पूरा ना हो, अगर डायरेक्टर ने बुलाई थी तो दोबारा इसी वीक इसी दिन इसी टाइम जो भी है, वो दोबारा। कोरम अगर अर्जेंट मीटिंग में भी पूरा ना हो तो फिर वो कहता है 2 लोग भी बैठे होंगे तो वही कोरम, और वहां पे वोटिंग पावर को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाहिर बात है वो मेंबर हों, ये ना हो कि वहां पे मान लो कि वो चाय का बंदोबस्त करने वाले हों, तो आप कहेंगे 2 मेंबर तो हैं, तो मेंबर्स की बात हुई है। अगर 2 मेंबर्स भी वहां पे प्रेजेंट हो तो मीटिंग हो जाएगी। लेकिन मेरा याद है, आप देखो ना कोरम की अगर हम बात करें, अगर अर्जेंट मीटिंग हो, अर्जेंट मीटिंग में कोरम आपने देखना है कि वो डेफिनेटली कोरम होना चाहिए। लेकिन अगर अर्जेंट मीटिंग में कोरम पूरा ना हो तो फिर 2 बंदों से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर देखो अगर 2 बंदे भी ना हो तो फिर जाहिर बात है तीसरी सिचुएशन आएगी, ये मीटिंग हो नहीं रही, एससीसीपी मीटिंग कॉल करेगा, और एससीसीपी की कोरम क्या है भला? एक बंदा भी आ गया तो वही कोरम होगा। तो इस तरह ये सिस्टम से ये काम चलता है। तो इसलिए हम वहां पे लिखा हुआ था कि जब जब मीटिंग ना हो एससीसीपी बुलाएगा, और एससीसीपी जब मीटिंग बुलाएगा तो उसका कोरम भी वो खुद ही फिक्स करेगा, और वो एक बंदा है। कोर्ट डिक्लेयर मीटिंग इनवैलिड, क्या मीटिंग को कोर्ट इनवैलिड करार दे सकता है? बिल्कुल, मीटिंग को इनवैलिड करार दे सकता है। अगर आज मीटिंग हुई हो और आपको लग रहा है जैसे आज हमारी यहाँ पे मीटिंग ही हो रही है, और कुछ लोगों को एतराज है कि ये जो सर ने करा दिया, आज तो बी लॉ की क्लास थी है, आज की मीटिंग में सी लॉ पढ़ा दिया, ये तो गलत है, और कुछ लोग चले गए कोर्ट में। अब ये कोर्ट में गए हैं, अज्यूम कर लो उस दिन 32 दिन गुजर गए थे जब ये कोर्ट में गए हैं, क्या ये कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, वो कहते हैं जिस दिन मीटिंग हुई हो, मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर आपके पास टाइम होता है, 10% वोटिंग पावर हो, और वो कोर्ट में 30 दिनों के अंदर जाके अपील कर सकते हैं कि सर मीटिंग को इनवैलिड कर दिया जाए। और अगर वो यानी कि कौन लोग जा सकते हैं मीटिंग में? जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो, तो वो पूरी की पूरी मीटिंग या उसमें कोई एक आधी जो रेजोल्यूशन पास हुई हो उसको वो कह सकते हैं इसको इनवैलिड कर दिया जाए, या कोई और मटीरियल इरेगुलरिटी हुई हो ये नोटिस वगैरह सेंड करने में या और मामला, ये कब जा सकते हैं? 30 दिनों के अंदर, जिस दिन वो मीटिंग इम्प्यूज्ड मीटिंग जिसमें कुछ गलत हुआ है वो हुई थी। और कोर्ट ऑर्डर क्या होगा? कोर्ट या तो सारी की सारी मीटिंग या उसमें कोई एक आधी रेजोल्यूशन उसको इनवैलिड कर दे देगा और कह देगा कि इस मीटिंग को दोबारा कराया जाए। रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड, जितनी भी वहां पे रेजोल्यूशन होंगी वो पहले तो था नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, कि जब भी हमने कोई रेजोल्यूशन पास करनी हो तो जब हम मीटिंग का नोटिस भेजेंगे उसमें लाजमी तौर पे वो रेजोल्यूशन दिखाई देनी चाहिए। यानी कि रेजोल्यूशन जो भी पास करनी है वो नोटिस के साथ हम सेंड करेंगे। तो रेजोल्यूशन टू बी स्टेटेड इन नोटिस, यानी कि आप उस वक्त तक कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते जब तक मीटिंग के नोटिस में उस रेजोल्यूशन का जिक्र ना हुआ हो। तो रेजोल्यूशन क्या, अगर कोई अज्यूम कर लो, ये बड़ा अहम है, अज्यूम कर लो कि एक मीटिंग होने जा रही है, ये वो दिन है जिस दिन वो मीटिंग होनी है, तो उस दिन से कम कितने दिन पहले? 21 दिन पहले हमने मेंबर्स को उसका नोटिस भेजा होगा, और मिस्टर ए भी इस कंपनी का मेंबर है, उसको भी मीटिंग का नोटिस मिला।
तो जब मिस्टर ए को मीटिंग का नोटिस मिला, उसने कहा कि भाई मीटिंग तो होने जा ही रही है, ऐसा करते हैं मैं भी चाहता हूं कि कोई रेजोल्यूशन पेश करूं, वो एक गंदा डायरेक्टर है, मैं चाहता हूं उसको रिमूव कर दें, या कोई और मामला हो सकता है। तो ये भी बीच में कोई रेजोल्यूशन ऐड करवाना चाहता है, अगर ये कोई रेजोल्यूशन ऐड करवाना चाहता है तो कानून कहता है कि बिल्कुल मिस्टर ए, आप रेजोल्यूशन ऐड करवा सकते हो, लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन ऐड करवाना चाहते हैं तो आपके पास 5% वोटिंग पावर होनी चाहिए, और आप मीटिंग से 10 दिन पहले आप वो रेजोल्यूशन कंपनी को जमा करवाना। तो 5% वोटिंग पावर, और 10 दिन पहले अगर आप वो जमा करवा देते हैं रेजोल्यूशन को, तो इस तरह मेंबर भी ऑलरेडी जो मीटिंग होने जा रही हो उसमें रेजोल्यूशन जमा करवा सकते हैं। आज आके इसमें सिर्फ इस पॉइंट का रौला है, इसको गोली मार के बाकी सारा आप जनरल रखिएगा। अगर ये पढ़ेंगे तो फिर इसमें दिक्कत होती है। इन केस ऑफ मीटिंग रेक्विजिशन बाय मेंबर टुगेदर विद द रेजोल्यूशन ऑफ द मीटिंग, तो फिर वो 5% नहीं बल्कि वो 10% वोटिंग पावर होते हैं, जो पीछे हम पूरा तरीका का डिस्कस करके आए हैं। बाकी मेरे बच्चे, अगर मीटिंग ऑलरेडी होने जा रही, बस ये ध्यान रखना, मीटिंग खुद बुला रहे हो तो 10% वोटिंग पावर। क्या कह रहे हैं ठीक है, तो पहले भैया? होने जा रही है। हाँ, होने जा रही है ऑलरेडी, तो सिर्फ। दस- हाँ, तो आपके पास 5% यानी कि आधा काम तो पहले ही है ना, मीटिंग तो पहले ही होने जा रही है, बस रेजोल्यूशन ऐड करनी है तो पानी से चला दो काम। अगर मीटिंग भी आप चौधरी के कहने पे होने जा रही है तो फिर तो कम से कम चौधरी वाली औकात भी तो होनी चाहिए, तो 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए। रेजोल्यूशन पास एट अर्जेंट मीटिंग, हमने डिस्कस किया था कि आज मीटिंग हुई, आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 1 2 3 4 5 एजेंडे थे, ये 3 एजेंडे तो पास हो गए लेकिन 2 एजेंडे डिस्कस नहीं हो सके। इसको हमने कहा कि मीटिंग अब अर्जेंट होगी 20 जनवरी को होगी, 20 जनवरी को होगी। अब देखो, अज्यूम कर लो ये 1 जनवरी को मीटिंग हुई थी, 1 जनवरी को मीटिंग हुई थी, उसमें ये 2 मैटर रह गए थे, लेकिन जो चौथा मैटर था इस पे पोल डिमांड हो गया था। अब हमने मीटिंग अर्जेंट करके ले गए 20 जनवरी को, सही किया या गलत किया? कुछ मसला तो नहीं इसमें? हाँ, 14 दिनों में, क्योंकि पोल डिमांड है ना, तो फिर तो 14 दिनों के अंदर कंडक्ट हो जाना चाहिए। अगर पोल ना होता, हम 20 में ले गए, कोई दिक्कत, जब मर्जी कर लो। तो हमने अज्यूम कर लो कि मेरे बच्चे यहाँ पे जाके ये मीटिंग होगी, जब ये मीटिंग होगी तो यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन, ये दोनों रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुई है। अब वो कहता है कि ये जो तारीख है इन दो रेजोल्यूशन की पास होने की, वो 1 जनवरी होगा या 20 जनवरी होगा। हम ये पहले भी पढ़ गए हैं, वो 20 जनवरी ही होगा, जिस दिन रेजोल्यूशन इनफैक्ट पास होती है वही डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन होती है, अर्लियर डेट नहीं होती। तो कोई भी कंपनी मीटिंग हो, मेंबर की, होल्डर की, बोर्ड की, कोई भी, तो अगर कोई मीटिंग अक्सर अर्जेंट होती रहती है, अर्जेंट होगी मीटिंग अगर हो, उसमें रेजोल्यूशन पास हो, तो वही तारीख होती है जो जिस दिन इनफैक्ट रेजोल्यूशन पास होती है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, ये वही थी बोर्ड वाली जैसे। तो अगर मेंबर फॉर द टाइम बीइंग इकट्ठे ना हो सकते हो और रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, तो हम रेजोल्यूशन लिखकर सारे मेंबर्स के घरों में भेज देंगे, और मेंबर्स क्या करेंगे, उसको साइन करके दोबारा वापस साइन कर देंगे, और फिर हम देख लेंगे रेजोल्यूशन पास हुई है या नहीं। अब इस रेजोल्यूशन को क्या निशानी है कि पास हुई है? वो कहता है कि इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा बनाएंगे। किस मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा बनाएंगे? इसको अगली मीटिंग का मिनट्स ऑफ, वैसे ये रेजोल्यूशन बिल्कुल वैलिड है, बस इसको हम रिकॉर्ड के तौर पे, इसको अगली जो मीटिंग होगी कभी हमारी, इसके बाद फिर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, फिर सर्कुलेशन, फिर सर्कुलेशन, उसके बाद कभी ना कभी तो मीटिंग होगी ना। जब भी कोई मीटिंग होगी, जितनी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन हुई होंगी, हम सारी की सारी वो वहां पे। अब रौला यहाँ पे क्या है, जब बोर्ड की रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास की थी ना, वहां पे कंपनियों की तमीज नहीं थी कि कौन सी कंपनी पास कर सकती है कौन सी नहीं, वो हर कंपनी कर सकती है। लेकिन जब मेंबर्स की मीटिंग की बात होगी, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की बात होगी, यहाँ पे कानून कहता है कि सिर्फ छोटी कंपनियां करवाएंगी। सर, छोटी कंपनी से मुराद क्या है? या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा ना हो। इसको हमने रजिस्टर तो करा नहीं सकती। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा ना हो, वो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के रूल्स क्या हैं? ये रेजोल्यूशन की बिल्कुल ऐसी ही वैलिड होगी जैसे आम जनरल मीटिंग में पास होती है। और जब रेजोल्यूशन जब आप सर्कुलेट करेंगे तो साथ डेफिनेटली बच्चे जो नेसेसरी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको समझने के लिए वो भी साथ आप सर्कुलेट करेंगे। और एक दफा किसी ने रेजोल्यूशन के ऊपर एग्री कर लिया, साइन कर दिया, सिग्निफाई कर दिया अपनी असेंट, उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। और जब बाद में मीटिंग होगी कभी, तो उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग में इस रेजोल्यूशन को भी ऐड कर देंगे। ये जितनी भी रेजोल्यूशन आप पास करते हैं, खैर स्पेशल वाली, जितनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे वो लाजमी तौर पे 15 दिनों के अंदर आपने रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है। अब इसको लेकर जाओ पीछे, जब हमने रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज किया था, हमने नाम को चेंज किया था, या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को चेंज किया था, अगर आपको याद हो, अगर हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज किया है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को चेंज किया है, आज स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हमने, या तो वहां पे लिखा हुआ था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद आपने मेमोरेंडम को चेंज करना है, और मेमोरेंडम चेंज करके कब जमा करवाना है? 30 दिनों में। ये 30 दिनों में मेमोरेंडम जमा करवा रहे हो, रेजोल्यूशन आपने 15 दिनों में जमा करवा देनी है यार, कि हमने ये रेजोल्यूशन पास, क्योंकि जब भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी आपने 15 दिनों में रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है। क्या रखोगे इसको? नेक्स्ट टू आर्टिकल, जब भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, तो उसके बाद जब भी कोई आर्टिकल की कॉपी वगैरह इशू हो किसी को, मेमोरेंडम और आर्टिकल की, उसके साथ भी स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगी होनी चाहिए। और मेंबर अगर मांगे तो हम उनको स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी प्रोवाइड कर देंगे।
ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। खैर, रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाएगा? ये जितनी रेजोल्यूशन वगैरह होती हैं या मीटिंग होती हैं, जितनी रेजोल्यूशन तो सर्कुलेशन पास हुई है, जितने मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा प्रॉपर। और इसको ऑथेंटिकेट कौन करता है इनके रिकॉर्ड को? वही चेयरमैन या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन। और मिनट्स टू बी एविडेंस, अगर कोई मीटिंग हुई है कि नहीं, उसको ना साबित कर पा रहे हो कि कोई रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं, मीटिंग हुई है कि नहीं, तो मेरे से जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये इस बात की एविडेंस होगी कि मीटिंग हुई है। और प्ले कहाँ पे रखना है? रजिस्टर ऑफिस के ऊपर। कितने अरसे तक रखना है? 20 साल आपने फिजिकल फॉर्म में, और परमानेंट आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब हमने कहा था इसको याद रखने के लिए 20-10 दोनों मिक्सअप हो जाते हैं डायरेक्टर और मेंबर के। वो डायरेक्टर कम होते हैं तो कम टाइम है 10 साल, मेंबर ज्यादा होते हैं तो ज्यादा टाइम है 20 साल। उस लिहाज से याद रख लीजिएगा। इंस्पेक्ट कोई भी मेंबर जाके उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग को इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर कोई मेंबर कॉपी मांगे तो जिस दिन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात हुई थी, तो हमने कहा था जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन के 14 दिनों के अंदर हम डायरेक्टर्स को मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी दे देंगे। लेकिन जब मेंबर्स की मीटिंग होगी ना, जिस दिन मीटिंग होगी उसके 7 दिनों के अंदर, तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी मांग नहीं सकते, इनको मांगने पे मिलेगी। तो 7 दिनों में ये मांग नहीं सकेंगे, 7 दिनों के बाद जब मर्जी मांगे। और जब मांगेंगे तो इनको 7 दिनों के अंदर हम कॉपी दे देंगे। तो बनते इनके भी कहीं ना कहीं 14 दिन ही है, लेकिन यहाँ पे तरीकाकार है। 7 दिनों में कॉपी नहीं मांगेंगे, 7 दिनों के बाद मांगेंगे, जब भी मांगेंगे 7 दिनों में कॉपी दे देंगे। वहां पे 14 दिनों के अंदर हम वैसे ही इनको कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। कह रहा है कि इफ इंस्पेक्शन फोर मेंशन जो भी है रिफ्यूज कर दी जाए, तो इज नॉट फर्निश विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो लेवल 1 की पेनल्टी होगी और ये सारा।